Hello students, from the 12th standard physics practical syllabus. Today we will be taking the first experiment, that is resonance tube. Now you might have studied the resonance phenomena in your theory lectures and it is also included in your practicals. So what is the aim of the experiment? Aim of the experiment is to determine the speed of sound in air at room temperature using resonance tube. Now the formula to calculate the speed of sound is 4 times NL, where N is nothing but the frequency of tuning fork, capital L is nothing but corrected resonating length, and this capital L is nothing but small l plus E, where L is nothing but length of the air column and E is nothing but end correction, which is equal to 0.3 into D, and D is nothing but inner diameter of this tube. तो यहाँ पे जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये ट्यूब का इनर डायमीटर इज नथिंग बट स्मॉल d, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस d बाय 0.3 यू विल गेट एंड करेक्शन. सो एंड करेक्शन मतलब यहाँ का एक डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस. तो एक्चुअली ये क्या होता है, एंड करेक्शन क्या है, करेक्टेड रेजोनेटिंग लेंथ क्या है, ये आगे के स्लाइड्स में आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. Hello students, this is the first online session for physics practical, and today we are going to start with the resonance tube experiment. Now here the aim of the experiment is to determine the speed of sound in air at room temperature using resonance tube. Now we need to find the speed of sound in air at room टेम्परेचर. अभी इसे मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, तो लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड. ये कौन से टेम्परेचर पे होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. तो यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड. तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, दैट V1 बाय V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाय T2. तो यहां से पता चलेगा दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 अगर है तो स्पीड इज 331 मीटर पर सेकेंड. और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे टेम्परेचर 0 नहीं है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर दैट मस्ट बी 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वैल्यू 331 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा. तो यही हमें ये एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर कितना है, but by using resonance phenomena, by using resonance phenomena, not in by resonance phenomena. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, this is nothing but प्लास्टिक जार. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें क्या दिया है, एक प्लास्टिक जार है, this is filled with water, then there is a metal pipe which is partly immersed in water, then there is a tuning fork which is set into vibrations first. तो यहाँ पे ये tuning fork is nothing but your external periodic force. ये इस एयर कॉलम को क्या करेगा, फोर्स करेगा वाइब्रेट होने के लिए. इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये एयर कॉलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इसके फ्रीक्वेंसी के जितना होगा, ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के जितना, तभी ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा एंड साउंड विल बी मैक्सिमम. जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी मैक्सिमम. तो लाउड साउंड इज द इंडिकेशन दैट देयर इज रेजोनेंस. That is, this frequency, tuning fork frequency, matches with the natural frequency of air column. तो हमें V find out करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है, V is nothing but 4 times NL. N is nothing but frequency of the tuning fork. जब ये रेजोनेंस अकर होगा तो ये एयर कॉलम की लेंथ का फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा, जितना ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है. Then what is capital L? Capital L is
इज नथिंग बट रेजोनेटिंग लेंथ, करेक्टेड रेजोनेटिंग लेंथ, जो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। क्लियर? तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हमें चाहिए टू मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्लियर? अभी ये जो L है, ये L भी दो स्प्लिट में बटा हुआ है, तो ये L क्या है, तो दिस L, कैपिटल L, which is nothing but corrected resonating length, is nothing but L plus E, is nothing but L plus E. What is L? L is nothing but measured length from this water surface to the open end of the tube. And what is E? E is nothing but at correction. तो what is L, what is E, ये हम आगे जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तभी डिटेल में देखेंगे। बट कैपिटल L इज नथिंग बट L प्लस E, जो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है V के कैलकुलेशन के लिए। क्लियर? तो भी हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज 4 टाइम्स N इंटू L। क्लियर है यहाँ तक? Now the formula which is given for the velocity or speed calculation is V is equal to 4 times NL, where N is nothing but the frequency and L is nothing but the resonating length. तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि साउंड का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हमें पता है दैट इज V इज इक्वल टू N लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कि सपोज देयर इज अ वेव which is traveling along one direction. Suppose along x-axis, positive x-axis, one wave is traveling in this direction, and this wave get reflected from this boundary. So this is the reflected wave which is identical to the first. So there is interference between the incident wave and the reflected wave, and there is formation of stationary waves. तो जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है मीडियम में, दैट मीडियम गेट डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोड एंड एंटी नोड? द नोड इज अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल ऑसिलेट विद द मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे जो भी पार्टिकल रहेगा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, नियरली 0। एंड एंटी नोड इज द पॉइंट वेयर द पार्टिकल ऑसिलेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर? सो जब भी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं तो दिस मीडियम गेट डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड एंटी नोड्स। Nodes are the points at which the particle oscillate with the zero amplitude or minimum amplitude, and antinodes are the points at which particle oscillate with the maximum amplitude. Now as you know, one crest and one trough, this length is nothing but one wavelength lambda. So half of that will be lambda by 2. So ये जो डिस्टेंस है वो है लैम्बडा, इसका हाफ डिस्टेंस इज लैम्बडा बाय 2, और उसका हाफ डिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करते हो तो लैम्बडा बाय 2 का हाफ इज नथिंग बट लैम्बडा बाय 4, इज नथिंग बट लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स is again lambda by 2, and the distance between adjacent node and antinode is nothing but lambda by 4. तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, इट विल बी लैम्बडा बाय 2 एंड उसका डबल ये हो गया लैम्बडा। तो अगर ये लैम्बडा बाय 4 है नोड और एंटी नोड में, यहाँ पे भी लैम्बडा बाय 4 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज अगेन इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। आया समझ में? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, एडजेसेंट एंटी नोड इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। अभी हमें पता है V फॉर्मूला इज एन लैम्बडा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो लैम्बडा जो है यहाँ पे ये क्या है, लैम्बडा बाय 4 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो जब भी हम लोग ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके ट्यूब के ऊपर प्लेस करते हैं और प्राइमरी रेजोनेंस के लिए चेक करते हैं तो वहां पे एक नोड और एक एंटी नोड फॉर्म हो रहा है। क्लियर?
और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, जो इक्वल टू कितना है, लैम्डा बाय 4. Therefore, capital L, which is nothing but corrected resonating length, which is equal to small l plus E, is equal to distance between node and adjacent antinode, which is equal to lambda by 4. And from here you will get lambda is equal to 4 times capital L. Lambda is nothing but 4 times capital L. तो इसी फॉर्मूला में n इंटू लैम्बडा फॉर्मूला में लैम्बडा को हमने रिप्लेस किया है by 4 into L, and therefore the formula for V or speed calculation is 4NL. Clear? तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला है स्पीड कैलकुलेशन का. Now we'll find out the end correction by using this Vernier caliper instrument. Now end correction formula is 0.3 into D, where D is nothing but the inner diameter of this pipe. तो एंड करेक्शन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनर डायमीटर लगेगा, जो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? सो नाउ दीज आर नथिंग बट लोअर जॉज एंड दीज आर नथिंग बट हॉर्न्स. तो इसको अगर हम ओपन करते हैं ये थंब से, थंब रोटेट करके, यहाँ पे व्हील रोटेट करके थंब से, तो दीज आर नथिंग बट लोअर जॉज which are used to find the outer diameter of this pipe. Clear? बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनर डायमीटर. सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हॉर्न्स. सो यू हैव टू इमर्स दिस हॉर्न्स इनटू दिस पाइप एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट मैक्सिमम. ठीक है, तो हमने ये पाइप के अंदर डाला, इमर्स किया, एंड यू हैव टू स्ट्रेच दिस हॉर्न्स मैक्सिमम. तो अभी यहाँ पे ये जो रीडिंग आएगा वर्नियर कैलिपर का, दिस इज नथिंग बट इनर डायमीटर. तो इस डायमीटर को अभी हमें क्या करना है, रीड करना है. क्लियर? सो इसे रीड करने के लिए हमें दोनों स्केल का मेजरमेंट लेना होगा. एक है मेन स्केल and the second one is the vernier scale. So this is main scale reading, this is giving main scale reading, and this short scale which is sliding along the length of the main scale is giving VSD, vernier scale division. So how to measure this reading or how to note down this reading? तो मेन स्केल का रीडिंग देखो कैसे नोट डाउन करते हो. तो ये जो 10 डिवीजन यहाँ पे वर्नियर कैलिपर पे, वर्नियर स्केल पे दिख रहे हैं, these are nothing but 10 divisions. And this is the first division on vernier scale. तो ये वर्नियर स्केल पे जो फर्स्ट डिवीजन है, जीरो डिवीजन और जीरोथ लाइन, यहाँ पे चेक करना है आपको मेन स्केल पे. ये ओवल शेप के अंदर क्या दिख रहा है, मेन स्केल का पार्ट दिख रहा है. तो ये जो फर्स्ट डिवीजन है वर्नियर का, इसने मेन स्केल पे किस डिवीजन को क्रॉस किया है या किससे हेड टू हेड कोइंसाइड है. तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करते हो तो दिस इज 3 ऑन मेन स्केल, देन 3.1, 3.2. So 3.2 is the reading on the main scale, which is nothing but the division on main scale crossed by the vernier scale first division. Clear? तो वर्नियर स्केल के 0th डिवीजन ने यहाँ पे मेन स्केल पे 3.2 को क्या किया है, क्रॉस किया है. तो MSR कितना आएगा यहाँ पे, 3.2. नाउ व्हाट इज VSD? तो ये 10 डिवीजन में आपको चेक करना है कौन सा लाइन नंबर 10 डिवीजन में से ऊपर के किसी तो भी लाइन के साथ हेड टू हेड कोइंसाइड कर रहा है. तो ऊपर का कौन सा लाइन नंबर वो नहीं देखना है, बट 10 डिवीजन में से कौन सा लाइन नंबर ऊपर के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है हेड टू हेड, तो वो आपको चेक करना है. क्लियर? सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, चेक कीजिए, 0 से 0 नहीं कर रहा है, 1 2 3 4. तो यहाँ पे फोर्थ डिवीजन जो है वो हेड टू हेड कोइंसाइड कर रहा है ऊपर के एक लाइन के साथ. ठीक है, तो फोर्थ डिवीजन यहाँ पे क्या आएगा, VSD. क्या रहेगा यहाँ पे, VSD. क्लियर? तो अच्छे से अगर देखते हो आप तो फोर्थ डिवीजन इज VSD. VSD को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट.
लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01. तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज नथिंग बट VSD इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 4 इंटू 0.01, दैट विल बी 0.04 सेंटीमीटर. एंड मेन स्केल रीडिंग इज नथिंग बट 3.2. तो यहाँ पे 3.2 इज MSR, 0.04 इज VSR, and total reading will be 3.24 centimeter. So that will be the inner diameter of the tube. Clear? ये ट्यूब का हमें इनर डायमीटर मिला 3.24. ऐसे ही हमें ये डायरेक्शन जो है ट्यूब के अंदर 2-3 बार चेंज करना है और फिर से हमें सेकेंड एंड थर्ड टाइम इनर डायमीटर फाइंड आउट करना है. क्लियर? by using vernier caliper. Now these are nothing but the observations for vernier caliper which we have to note down in our handbook. अभी अगर आपके पास handbook नहीं है तो you can prepare a rough register or you can maintain a separate register to note down these observations and observation table and calculations. So what is the smallest division on the main scale of the vernier caliper? It is 0.1 centimeter. तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर. देन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल y equal to 10 divisions. The small scale which is sliding along the length of the main scale is having 10 number of divisions. So to find the least count of vernier caliper, formula is smallest division on main scale upon total number of divisions on vernier scale. So that will be 0.1 centimeter upon 10, which is equal to 0.01 centimeter. Now there is no zero error. Zero error correction will be 0 because the zeroth line or first line on vernier scale coincides with the first division on main scale. तो 0 वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 हेड टू हेड कोइंसाइड करता है, तो 0 एरर इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट एंड करेक्शन फाइंड आउट करना है हमें बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर. So by using vernier caliper we are going to find the inner diameter of the tube first. So D is nothing but inner diameter of the tube जो हम वर्नियर से फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दैट विल बी एंड करेक्शन. तो ये हमने एंड करेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट किया है. तो उसके रीडिंग्स जो है उसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ दिया हुआ है. सो इन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल you have to keep the record of all inner diameters and then find out the mean diameter. Clear? So there is main scale reading, then vernier scale division, vernier scale reading and total reading and then mean diameter. So जैसे हम लोगों ने फर्स्ट अभी वीडियो में देखा था कि मेन स्केल रीडिंग हमने फाइंड आउट किया था 3.2. तो 3.2 तीनों बार हमने डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी कितना आया 3.2 आया रीडिंग. सेकेंड स्केल पे जो रीडिंग आया दैट इज नथिंग बट द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल, द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद सम डिवीजन ऑन मेन स्केल. फर्स्ट टाइम ये आया था 4, फिर सेकेंड टाइम हमने जब डायरेक्शन चेंज किया वर्नियर कैलिपर का इनसाइड द ट्यूब तो वो आया 5. देन नेक्स्ट इट इज 6. नेक्स्ट टू फाइंड द वर्नियर स्केल रीडिंग you have to multiply the vernier scale division by the least count of vernier caliper, and the least count of vernier caliper is 0.01 centimeter. So you have to convert this division VSD into centimeters by multiplying it with least count. So 0.01 into 4 that will be 0.04, 0.05 and 0.06. तो ये दो रीडिंग हमें मिले दो स्केल से, एक हुआ मेन स्केल का रीडिंग और एक है वर्नियर स्केल रीडिंग. तो ये दोनों स्केल का रीडिंग ऐड करके मिलेगा हमें टोटल रीडिंग, दैट इज नथिंग बट इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दैट विल बी 3.24, 3.25, 3.26. तो अगर ये तीनों सेम भी आ सकते हैं बट अगर ये डिफरेंट है थोड़ा बहुत तो यू हैव टू ऐड देम एंड डिवाइड बाय 3. क्योंकि 3 रीडिंग हमने लिए तो तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3, यू विल गेट मीन डायमीटर और एवरेज डायमीटर.
सो एवरेज डायमीटर ऑब्वियसली ये तीनों के सेंटर में जो वैल्यू है वो आएगा, दैट विल बी 3.25. सो दिस इज नथिंग बट एवरेज इनर डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप. इससे हमें फाइंड आउट करना एंड करेक्शन. तो एंड करेक्शन के लिए फॉर्मूला इज गिवन 0.3 इंटू डी. सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा 0.98 सेंटीमीटर. सो दिस इज नथिंग बट द एंड करेक्शन वैल्यू, जो हमें हर रेजोनेटिंग लेंथ में क्या करना है, ऐड करना है. क्लियर? Now we will start actual experiment by using resonance tube. ठीक है. Now what are the apparatus which are used in this experiment? So these are the apparatus which are used in this experiment. This is nothing but plastic jar which is filled with water. Then there is a metal pipe or metal tube which is partly immersed in water. Then there is a retort stand to which this metal pipe or metal tube is clamped vertically. Then there is a vernier caliper which is used to measure the inner diameter of the tube to find the end correction. And there is a set of tuning forks. So this is nothing but a set of tuning forks. Now there are 7 to 8 frequencies which are kept over here, and 5 frequencies are sufficient to find the reading. So we are going to use 5 tuning forks to find the reading of resonating length. Clear? So ये जो 5 tuning forks तुम लोग को दिए गए, you have to arrange them in their descending order. So यहाँ पे ये tuning fork के stem के ऊपर यहाँ पे values लिखा होगा, print होगा. ये values देखते हुए you have to arrange them in the decreasing order. So here this is 512 frequency, then there is 480 hertz, 384 hertz, 341 and 320. तो ऐसे 5 tuning forks को हमने क्या किया है, we have arranged them in the decreasing or in the descending order, and we have to start this experiment with the highest frequency, and the length of the air column should be minimum. Now what do you mean by length of air column? तो अगर आप इसमें देख रहे हो, there is a plastic jar which is filled with water, then there is a metal pipe which is partly immersed in water. Now this water surface will act as the closed surface of the pipe, and this end is nothing but open end of the pipe. So this is a pipe which is closed at one end and open at the other. तो यहाँ पे पाइप के अंदर क्या है, तो जो भी पार्ट पाइप का वाटर सरफेस के आउटसाइड है उसमें क्या रहेगा, एयर रहेगा. तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पाइप विच इज आउटसाइड द वाटर सरफेस. क्लियर? नाउ बाय रेजिंग द ट्यूब or by lowering the tube you are changing the frequency of this air column. रेज करके या लोअर करके हम क्या चेंज कर रहे हैं, एक्चुअली हम चेंज कर रहे हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम. लोअर करके मैंने लेंथ ऑफ एयर कॉलम को क्या किया, कम किया. रेज करके लेंथ ऑफ एयर कॉलम को क्या किया, इंक्रीज किया. एंड बाय रेजिंग एंड बाय लोअरिंग यू आर चेंजिंग द लेंथ एंड यू आर चेंजिंग व्हाट, फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि इसके लेंथ के ऊपर इसका फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. Now we are going to measure what, the speed of sound in air at room temperature. We are going to measure the speed of sound in air at room temperature. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, V is equal to 4NL. तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, एक चाहिए फ्रीक्वेंसी N which is nothing but frequency of the air column, and L is nothing but length of the air column. Clear? आ रही है बात समझ में? Now we have arranged these tuning forks in the decreasing order, and we have to start with the highest tuning fork. Now here in my hand there is a 512 frequency, and the length of air column initially should be minimum. इसको हमें minimum रखना है लेंथ को, but frequency क्या लेना है, highest. Clear? ये frequency highest frequency हम लेंगे और लेंथ क्या रखेंगे, minimum. Now we have to strike this tuning fork on the rubber pad, and we have to hold this tuning fork near the open end of the tube. Clear? अभी यहाँ पे ये क्या है, तो this is nothing but external periodic force. This is nothing but external periodic force. तो tuning fork पहले set होगा, vibrations में जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, we have to force this air column to vibrate. Now longitudinal waves get enter into this pipe and they get reflected from the
closed surface, that is from the water surface, and there is interference between the incident wave and the reflected wave, and there will be formation of what? Stationary ट्रांसवर्स वेव्स. क्लियर? तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, हमारा ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, हम रेजोनेंस फिनोमेना यूज़ करने जा रहे हैं, तो ये हमारा होगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. ये फोर्स करेगा इस एयर कॉलम को वाइब्रेट होने के लिए. क्लियर? फिर ये वाइब्रेट होगा जब इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल इसका फ्रीक्वेंसी होगा. मतलब ये अगर हम लोग लेंथ चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. जब ये फ्रीक्वेंसी और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये दोनों मैच करेंगे तभी यहाँ पे क्या करोगा, रेजोनेंस. साउंड विल बी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम साउंड इज द इंडिकेशन ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, उतना ही फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम के लेंथ का होगा. क्लियर? तो पहले हमें ये एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, बट जब भी हम इसको रेजोनेंस फिनोमेना से फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पता चलेगा. क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव टू मेजर द रेजोनेटिंग लेंथ टू कैलकुलेट व्हाट, द स्पीड ऑफ साउंड. सो नाउ आई एम स्ट्राइकिंग दिस ट्यूनिंग फोक ऑन द रबर पैड. देन आई हैव टू होल्ड इट नियर द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब. देन स्लोली रेज द ट्यूब टिल द मैक्सिमम साउंड इज हर्ड. अभी ये जो वाइब्रेशंस है ये ख़त्म नहीं होने चाहिए. आप टच करोगे इस पाइप को तो ये वाइब्रेशंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो आपको इसको स्ट्राइक करना है, देन होल्ड करना है स्लाइटली अवे फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब एंड स्लोली यू हैव टू रेज द ट्यूब टिल द मैक्सिमम साउंड इज हर्ड. जब तक मैक्सिमम साउंड नहीं आता है तब तक इस ट्यूब को आपको क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है उसका लेंथ. क्लियर? सो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि आपको एक्चुअल कैसे साउंड आएगा. देखिए यहाँ पे साउंड क्या है, लाउड है. आप जब भी यहाँ पे नीचे देखते हो साउंड, तो यहाँ पे साउंड इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ. यहाँ पे साउंड लाउड आ रहा है. नीचे जाओगे तो आपको साउंड क्या मिलेगा, कम. तो यहाँ पे साउंड इज लाउड. You have to clamp this tube here and then again check whether this sound is maximum or not. देखिए यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, लाउड है. इसका मतलब नाउ साउंड मैक्सिमम है. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आता है, रेजोनेंस कभी अकर होता है, when this 512 frequency is vibrating with the natural frequency. This length of air column is vibrating with the natural frequency which is equal to the frequency of the tuning fork. तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, इक्वल है. इसका फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता था, बट रेजोनेंस फिनोमेना से अभी हम इसका फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 512 हर्ट्ज. तो हमें इस लेंथ का एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी मिल गया विच इज़ इक्वल टू 512 हर्ट्ज. नेक्स्ट हमें वी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, रेजोनेटिंग लेंथ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेटिंग लेंथ? तो रेजोनेटिंग लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस नोड टू द एंटी नोड, एडजेसेंट एंटी नोड. एंटी नोड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब. कितने अवे फॉर्म होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब. तो हमें पहले इनर डायमीटर फाइंड आउट करना है, फिर हमें एंड करेक्शन फाइंड आउट करना है. वो एंड करेक्शन इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओपन एंड टू द एंटी नोड. डिस्टेंस फ्रॉम ओपन एंड टू द एंटी नोड. क्लियर? तो रेजोनेटिंग लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस नोड एंड एंटी नोड. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल से कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगे, फ्रॉम वाटर सरफेस, दैट इज फ्रॉम नोड टू द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब, एंड देन उसमें ऐड करेंगे एंड करेक्शन विच इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड टू द एंटी नोड. सो ये ओवरऑल डिस्टेंस हमें मिलेगा नोड टू एंटी नोड. क्लियर? सो नाउ विल मेजर दिस डिस्टेंस, रेजोनेटिंग लेंथ from water surface to the open end of the tube. तो ये हम स्केल से मेजर करेंगे डायरेक्टली.
तो ये देखो लेंथ कितना आ रहा है, ये फ्रॉम वाटर सरफेस टू द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब, ये आ रहा है 15.4 समथिंग। अगर आप अच्छे से देख रहे हो यहाँ से सामने से तो आपको दिखेगा दिस इज 15.4, 15.4। क्लियर? सो ये सेंटीमीटर में हमें लेंथ मिला 15.4 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज फॉर फर्स्ट ट्यूनिंग फोक, दैट इज 512 हर्ट्ज। क्लियर? तो 512 के लिए हमें ये लेंथ मिला। अगेन आई हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर विद द सेम ट्यूनिंग फोक। फिर से मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो इसको, पाइप को। अगेन फिर से नीचे मत लेके जाओ ज़्यादा, यहाँ पे ही तुम्हारा मैक्सिमम साउंड आएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अगेन चेक फॉर द मैक्सिमम साउंड। देखिए यहाँ पे फिर से मैक्सिमम आया। सो चेक फॉर द सेम ट्यूनिंग फोक। तो एक ट्यूनिंग फोक के लिए कितनी बार रीडिंग लेना है, 2 बार। तो ये L1 था पहला रीडिंग, ये हो गया L2। अगेन दिस इज इक्वल टू 15.4, 15.4 है या 3 है, so this is nothing but 15.3 I think, 15.3। ठीक है, तो ये एक रीडिंग, 2 रीडिंग मिला मुझे एक ट्यूनिंग फोक के लिए, 2 रीडिंग्स। क्लियर? नाउ दिस इज 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया फ्रीक्वेंसीज को, तो अभी मैं यूज कर रही हूँ 480 हर्ट्ज। तो नाउ अगेन विल स्ट्राइक दिस ट्यूनिंग फोक ऑन द रबर पैड एंड होल्ड इट नियर द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। ये ध्यान में रखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जाएगा लेंथ विल इंक्रीज, जहाँ पे मैक्सिमम साउंड आएगा। So here there is maximum sound आ रहा है। So this is the loud sound। अभी आप डाउन जाओगे तो वहाँ पे साउंड कम होगा। Now it increases। So this is the maximum sound for 480 hertz frequency। So again we have to note down this distance from water surface to the open end of the tube। So for 480 hertz frequency the length is 17.8, 17.8। L1 हमें कितना मिला है, 17.8। क्लियर? So this is 17.8 centimeter, L1 for 480 hertz। Then similarly you have to check for the same tuning fork second time कि फिर से आपका लेंथ कितना आ रहा है। तो ये L2 मिलेगा, तो फिर से एक बार स्ट्राइक करके आपको होल्ड करना है नियर द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। फिर से चेक करना है वेदर दिस इज मैक्सिमम और नॉट। तो उसके लिए आपको थोड़ा लेंथ फिर से क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो 480 के लिए हमें 2 बार रीडिंग लेनी है। तो एक बार सपोज हमें आया 17.8, दूसरे सेकेंड टाइम सेम रिपीट हो सकता है, या कभी वो 18 या 17.8 से थोड़ा कम भी आएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट ये हो गया 2 ट्यूनिंग फोक्स के लिए। देन नाउ द थर्ड फ्रीक्वेंसी इज 384 हर्ट्ज। सो नाउ स्ट्राइक इट ऑन द रबर पैड एंड होल्ड इट नियर द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पे देखो साउंड नहीं है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे साउंड क्या होते जाएगा, इंक्रीज। और यहाँ पे कहीं क्या है, मैक्सिमम साउंड। So this is the maximum sound for 384 hertz।
Again we have to check this whether it is maximum or not. Strike it on the rubber pad. So this is the loud sound for 384 Hz. क्लियर? तो अभी इसके लिए हमें रेजोनेटिंग लेंथ फाइंड आउट करना है. नाउ विल मेजर दिस रेजोनेटिंग लेंथ फॉर 384 Hz and it is 22.4 centimeter. 22.4 centimeter. So this is the resonating length for 384 Hz. Clear? तो ये एक लेंथ मिला for 384. Again you have to strike that tuning fork or you have to repeat the same procedure for 384 Hz frequency. Clear? तो इसके लिए हमें फिर से दो लेंथ मिलेंगे. Next frequency is 341 Hz. 341 Hz. Now we'll strike this tuning fork 341 Hz on the rubber pad, set it into vibrations and hold it near the open end of the tube. देखो यहाँ पे sound increase होते जाएगा. So it is loud somewhere here. This is the maximum sound for 341 Hz. And therefore, this is the resonating length for 341 Hz. So again, check whether it is maximum or not. तो ये loud sound है 341 के लिए. Now we have to measure the resonating length for 341 Hz. So resonating length for 341 Hz is nothing but 24 centimeter. 24 centimeter. Clear? तो इतना हमें मिल गया रेजोनेटिंग लेंथ 341 हर्ट्ज़ के लिए. अगेन आपको फिर से चेक करना है, जैसे हर ट्यूनिंग फोक के लिए आप चेक करते हो ट्वाइस. तो फिर से आप स्ट्राइक करोगे ऑन द रबर पैड, फिर से चेक करो ये मैक्सिमम साउंड कितने लेंथ पे आ रहा है एंड टेक दैट रीडिंग एज L2. क्लियर? 341 के बाद विल ट्राई विथ 320 हर्ट्ज़. क्लियर? तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस लेंथ ऑफ एयर कॉलम, रेजोनेटिंग लेंथ फॉर एयर कॉलम इंक्रीजेस. सो नाउ विल स्ट्राइक दिस लास्ट ट्यूनिंग फोक ऑन द रबर पैड 320 हर्ट्ज़, set it into vibrations and again hold it near the open end of the tube. देखिए यहाँ पे कहीं तो भी साउंड क्या है मैक्सिमम. It is maximum over here. It is maximum over here. So again you have to clamp this tube to the stand. Again check. So this is the maximum sound for 320 Hz. So ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी और ये एयर कॉलम का जो लेंथ है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है एंड देयरफॉर देयर इज रेजोनेंस. क्लियर? लाउड साउंड. अगेन वी हैव टू मेजर दिस लेंथ, रेजोनेटिंग लेंथ. So measure this length from water surface to the open end of the tube.
So from water to the open end of the tube. So this length is nothing but 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये लेंथ हमें कितना मिला है फॉर 320 हर्ट्स? 25 सेंटीमीटर. क्लियर? तो ऐसे ही आपको सेकेंड टाइम चेक करना है विद द सेम ट्यूनिंग फोक. तो यहाँ पे हमें 5 डिफरेंट ट्यूनिंग फोक्स के लिए क्या मिले हैं? 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग लेंथ्स. बट ये जो रेजोनेटिंग लेंथ है वो करेक्टेड नहीं है. यहाँ पे इतना पोर्शन हमने मेजर नहीं किया है, दैट इज बिटवीन ओपन एंड टू द एंटी नोड. ये लेंथ हमने मेजर किया है, बट ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट नहीं किया. क्लियर? तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए. एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है रेजोनेटिंग लेंथ, करेक्टेड रेजोनेटिंग लेंथ. जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया है इस एयर कॉलम का लेंथ का फ्रीक्वेंसी कितना है, जितना ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है जब भी रेजोनेंस अकर होता है. एंड द करेक्टेड रेजोनेटिंग लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम वाटर सरफेस टू द एंटी नोड और फ्रॉम नोड टू एंटी नोड, जिसमें से ये लेंथ हमने फाइंड आउट किया फ्रॉम वाटर सरफेस टू द ओपन एंड विच इज नथिंग बट स्मॉल एल. क्लियर? रेजोनेटिंग लेंथ प्लस ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट एंड करेक्शन फ्रॉम ओपन एंड टू द एंटी नोड, क्योंकि एंटी नोड स्लाइटली अवे फॉर्म हो रहा है. तो ये जो एंड करेक्शन है यहाँ पे ये हमें ऐड करना होगा. किससे ऐड करेंगे हम लोग? पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट इनर डायमीटर विथ 0.3. दैट विल बी एंड करेक्शन विच टू बी एडेड इनटू द रेजोनेटिंग लेंथ. क्लियर? आ रही है बात समझ में? Now this is the observation table for NL, that is frequency into length. So this first column shows that there are 5 frequencies which are arranged in the decreasing order or descending order. So first frequency with which we have started this experiment, that is 512 Hertz. After that 480, 384, 341 and 320. So for these 5 different frequencies we have measured the value of resonating length. So this is first resonating length and this is second time we have measured for the same tuning forks. So for 512 the reading is 15.4 and 15.6. So average resonating length will be 15.5. For 480 it is 17.8, 17.7. So average 17.75. For 384 it is 22.4 and 22.5. So average will be 22.45. Average कैसे find out करना है ये आपको पता है. 22.4 plus 22.5 divided by 2. That will be 22.45. या ये दोनों के बीच में जो भी value आएगा that is nothing but average. Then for 341 both the times the reading is 24. For 320 also both the times the reading is 25. So average will be the same. Next ये हो गया resonating length. उसके बाद हमें उसमें क्या ऐड करना है? एंड करेक्शन ऐड करना है. जो हमने इनर डायमीटर फाइंड आउट किया था वर्नियर कैलिपर से, उसे हमने 0.3 से मल्टीप्लाई किया एंड विल गेट एंड करेक्शन वैल्यू विच इज नथिंग बट 0.98 सेंटीमीटर, जो हमें हर रेजोनेटिंग लेंथ में ऐड करना है. तो ये हर रेजोनेटिंग लेंथ में हम 0.98 ये एंड करेक्शन ऐड करेंगे, तभी हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा कैपिटल एल फ्रॉम the water surface to the point at which there is antinode. Clear? So 16.48, 15.5 plus 0.98 ये हमें क्या देगा? 16.48. that is 18.73 for 480 Hertz, 23.43 for 384 Hertz, 24.98 for 341 Hertz and 25.98 for 320 Hertz frequency. तो ये सारे हमें करेक्टेड रेजोनेटिंग लेंथ मिले ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है NL, क्योंकि फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 4 टाइम्स NL. तो ऐसे 5 डिफरेंट NL प्रोडक्ट हमें मिलेंगे ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम को. तो ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम उसके करेक्टेड लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे करेक्टेड रेजोनेटिंग लेंथ से, तो हमें NL प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पे ये लास्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ किया है.
So that is 8435, 8988, 8994, 8515, 8314. तो ये 5 डिफरेंट एनएल प्रोडक्ट मिले जो नियर अबाउट क्या कंसिडर कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं. क्लियर. तो इसमें से कौन सा एनएल प्रोडक्ट हमें लेना है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए. तो हमें एवरेज फाइंड आउट करना है. इसका एवरेज अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमें एवरेज वैल्यू मिलता है मीन एनएल is nothing but 8648.2, that is 8648.2 hertz centimeter. So ये एवरेज मीन एनएल मिल गया हमको. ये मीन एनएल अभी मल्टीप्लाई होगा 4 से टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड. क्लियर. सो ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ये आप रफ रजिस्टर में नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको जब भी जर्नल कंप्लीट करना होगा या ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स जब भी स्टार्ट होते हैं और आपको रीडिंग लेना है तो ये टेबल आपके काम में आएगा. ये एज अ रेफरेंस आप वहां पे यूज कर सकते हो. क्लियर. नाउ दिस इज द लॉग कैलकुलेशन टेबल फॉर एनएल. तो यहाँ पे एनएल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है लॉग से, मतलब आप लॉग एन फाइंड आउट करोगे. उसके बाद आपको लॉग एल फाइंड आउट करना है. लॉग एन प्लस लॉग एल करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी ये वैल्यू, और उसका एंटी लॉग इज नथिंग बट एनएल प्रोडक्ट. तो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 512, दिस इज नथिंग बट log of 480 hertz, this is nothing but log of 384, log of 341 and this is log of 320. तो 512 में log मतलब क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा पार्ट होगा एडिशन. ठीक है. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 मिला है 512 का क्योंकि 3 डिजिट वैल्यू है. तो 3 minus 1 कैरेक्टरिस्टिक विल बी 2. तो सारे फ्रीक्वेंसीज 3 नंबर है, 3 डिजिट नंबर, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा. एंड 512 का लॉग तो 51 का 2 में आपको मैंटीसा देखना है जो आपको लॉगरिथमिक टेबल में मिलेगा. क्लियर. जो डॉट के बाद लिखना है. तो लॉग ऑफ 512 इज 2.7093. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में वैसे भी सीखा है लॉग कैलकुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट लॉग एल. तो फर्स्ट 512 के लिए लेंथ था 16.48. सारे लेंथ्स आपके इंटीजर जो है वो कितना डिजिट है, 2. तो यहाँ पे 2 minus 1 दैट विल बी 1, कैरेक्टरिस्टिक इज 1. 16 का 48 में आप देखते हो तो आपको मैंटीसा मिलेगा .2169. ऐसे सारे लॉगरिथमिक टेबल में वैल्यूज आपको देखने हैं और ये लॉग फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट a प्लस बी फाइंड आउट करना है. तो ये इसके साथ ऐड होके ये एडिशन मिलेगा आपको. इस एडिशन का आपको फाइंड आउट करना है एंटी लॉग. एंटी लॉग ऑफ c इज नथिंग बट एनएल वैल्यू. तो इसका जब भी आप एंटी लॉग फाइंड आउट करो एंटी लॉगरिथमिक टेबल में तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट छोड़ देना है और मैंटीसा पार्ट को देखना है. तो .92 का 0.92 का 6 और 2 में आप देखोगे एंटी लॉग तो होगा 8437. नाउ एज कैरेक्टरिस्टिक इज 3, 3 plus 1 4, तो 4 डिजिट का तुम्हारा आंसर आएगा. क्लियर. सो एंटीलॉग ये सारे एंटीलॉग्स फाइंड आउट करने के बाद ये 4 डिजिट आंसर आएगा. तो दैट इज मोर देन 8000 एंड नियर अबाउट ये सारे वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है. तो ये पांचों एनएल प्रोडक्ट मिले, इसमें से एवरेज क्या होगा, तो ये पांचों एनएल प्रोडक्ट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 5 विल गेट मीन एनएल दैट इज 8648.2 हर्ट्ज सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमें मीन एनएल का वैल्यू मिल गया जिससे हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड. Now I'll calculate the velocity of sound in air at room temperature. Formula for calculation is V is equal to 4NL. So V is nothing but 4 into mean NL value is 8648.2 which is equal to, ये आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लॉग से ही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. सो दिस इज नथिंग बट 34,592.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में वैल्यू मिलेगा क्योंकि आपने लेंथ सारे सेंटीमीटर्स में फाइंड आउट किए. तो 5 डिजिट का आंसर आया हमारा स्पीड ऑफ साउंड.
इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो इन मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी 345.92 मीटर पर सेकेंड। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना था वैल्यू? 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम टेम्परेचर पकड़ के चलते 30 to 35 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे हमें वैल्यू मिला है 345.928 मीटर पर सेकेंड, जो 331 से क्या है, ज्यादा है। तो ये शो करता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको दो ही रिजल्ट लिखने हैं, क्योंकि हम v बाय कैलकुलेशन ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ग्राफ हम यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्राफ से हम कैलकुलेशन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिजल्ट में दो रिजल्ट्स आएंगे, NL बाय कैलकुलेशन दैट इज 8648.2 हर्ट्ज सेंटीमीटर, and V by calculation is 34,592.8 centimeter per second or 345.93 meter per second. So this is the speed of sound in air at room temperature. Clear? So यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल फिनिश हुआ। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म करना है तो V बाय कैलकुलेशन फाइंड आउट करना है, NL बाय कैलकुलेशन ही फाइंड आउट करना है, ग्राफ से यहाँ पे V फाइंड आउट नहीं करना है। क्लियर? और ये सारे जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑब्जर्वेशन है, ये आपको एक रजिस्टर में, सेपरेट रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं। क्लियर? ताकि जब भी आप हैंडबुक में रीडिंग्स एंट्री करें या जर्नल में रीडिंग्स एंट्री करें, तो आपको ये एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू।